Assalamu alaikum. So today is our third lecture of final term. The topic of discussion is advanced SQL. इसमें क्या है, प्रोसेसिंग मल्टीपल टेबल्स। जब मल्टीपल टेबल्स की बात आती है तो यहाँ पे हम जॉइंस यूज़ करते हैं। ठीक है, जॉइंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जॉइंस जो है रिलेशनल अलजेब्रा में भी कवर होता है और सीक्वल में भी कवर होता है। मींस रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मतलब सीक्वल जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में। लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा में जॉइंस का अपना सिंटैक्स है और सीक्वल में अलग सिंटैक्स है, और वो सीक्वल जो है वो अलग इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है। जो एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा, जहाँ हम जॉइंस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम सीक्वल से आते हैं ना, जब हम सीक्वल में आते हैं तो उन्हीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सीक्वल की कमांड की फॉर्म में लिखते हैं। तो कंसेप्ट की तो सब जो है कंसेप्ट एक ही है। जॉइंस जो है, चाहे रिलेशनल अलजेब्रा की बात करूं या मैं सीक्वल की बात करूं, जॉइंस एक ही है, कंसेप्ट एक ही है, बस उसको लिखने का तरीका जो है, जो उसका सिंटैक्स है, वो डिफरेंट है। तो रिलेशनल अलजेब्रा में अलग सिंटैक्स है, सीक्वल में अलग सिंटैक्स है। तो जॉइंस क्या है, जॉइंस अपने नेम से ही पता चल रहा है कि दो टेबल्स को इकट्ठा करके ज्वाइन करके रिज़ल्ट फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स ऐसा रिज़ल्ट फाइंड करना है जो मुझे एक टेबल से नहीं मिल रहा। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, ये देखें एग्जांपल है हमारे पास, मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, ये जो टेबल है एक एम्प्लॉय टेबल है मेरे पास। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है और एड्रेस है। ठीक है, तो इस टेबल से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एम्प्लॉय की डिटेल्स मिल रही हैं मुझे। मेन में एम्प्लॉय जो है अली, जिसकी आईडी 1 है। ठीक है, उस जिसकी आईडी ये है। ठीक है, ऐसा एम्प्लॉय जिसकी आईडी ये है और नाम और उसका एड्रेस मैंने पता करना है। मतलब इस टेबल से मुझे क्या मिल सकती है, सिर्फ एम्प्लॉय की डिटेल। सिंपल, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम इज़ अली। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम इज़ अली। तो हम क्या सेलेक्ट क्यूरी लगा देंगे, सिंपल। तो इसके लिए मुझे सिर्फ एम्प्लॉय टेबल की हेल्प चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल से इसका डाटा फाइंड आउट कर सकती हूँ मैं। ठीक है, सिंपल इसकी क्यूरी क्या लगेगी, सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो जब हमें उसका जो एड्रेस शो होगा, क्या होगा, सरगोता उसका शो हो जाएगा, एड्रेस जो एड्रेस शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक है टेबल डिपार्टमेंट का। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ डिपार्टमेंट टेबल की, ठीक है, तो डिपार्टमेंट टेबल में मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे डिपार्टमेंट नेम, उसका डिपार्टमेंट नंबर, उसका नेम और एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, ये है मेरे पास, इसके एट्रीब्यूट्स हैं सारे। तो जो एम्प्लॉय नंबर है ना, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे ये पता करवाना है कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं एम्प्लॉय नंबर को यहाँ कॉमन रख दिया है। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर इस टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर है ना, वो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में भी है। ठीक है, और यहाँ पे भी है हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल में भी। जो एम्प्लॉयर नंबर डिपार्टमेंट टेबल में है ना, वो एक्ट करेगा एज अ फॉरेन की, और ये कहाँ से रेफरेंस कर रहा है, ये एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की से। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी क्या है, एम्प्लॉय नंबर है। ठीक है, तो ये वहाँ से रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट टेबल से मुझे क्या पता चल रहा है कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उस डिपार्टमेंट का नेम क्या है। तो इस टेबल में जस्ट हमें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की डिटेल्स पता चलेंगी। सपोज फाइंड एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट। ठीक है, पहले देखें HR डिपार्टमेंट किस टेबल में है, डिपार्टमेंट टेबल में है। ठीक है, और एम्प्लॉय का नेम किस टेबल में है, एम्प्लॉय टेबल में है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे एम्प्लॉय टेबल की हेल्प चाहिए और डिपार्टमेंट टेबल की भी। तो एम्प्लॉय को दो जो तो जब आपको दो या दो से ज़्यादा
टेबल्स की हेल्प चाहिए हो तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, जॉइंस। तो जॉइंस तभी लगेगा जब दोनों टेबल्स के दरमियान कुछ कॉमन हो, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखें कि देयर मस्ट बी सम कॉमन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इन दोनों टेबल्स में कॉमन एम्प्लॉय नंबर है। अगर एक टेबल में एम्प्लॉय नंबर ना हो तो आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। फिर आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या है, इसके नेम से पता चल रहा है कि हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें इक्वल का ऑपरेटर यूज़ होगा, ठीक है। कभी भी टेबल में इक्वल ज्वाइन में हम इक्वल का जो साइन होता है, ठीक है, इक्वल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। दो टेबल में हमें हमेशा इक्वल लगाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जॉइन इन विच द जॉइनिंग कंडीशन इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी बिटवीन वैल्यूज़ इन द कॉमन कॉलम अपीयर रिडंडेंटली इन द रिजल्ट टेबल। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल जॉइन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है ना, उसको इक्वल रखना है, ठीक है। हमने ऐसी सिचुएशन जिसमें टेबल के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट्स को इक्वल रखना है उसको हम नेचुरल जॉइन कहते हैं, ठीक है। A join in which the joining condition is based on the equality between values in the common column. Common columns appear redundantly in the result. An equal join in which one of the duplicate column is eliminated in the result table. नेक्स्ट क्या है, आउटर जॉइन। कोई ऐसा डाटा जो टेबल 1 में नहीं है और टेबल 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। मतलब दो टेबल्स हैं, ठीक है, टेबल 1 में और टेबल 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आउटर जॉइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अ जॉइन इन विच रोज दैट डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यूज़ इन कॉमन कॉलम्स आर nonetheless included in the result table, as opposed to inner join in which rows must have matching values in order to appear in the result table. तो ये क्या है, हमारे पास जॉइंस हैं, ठीक है। जॉइंस की डेफिनेशन भी देख लें यार, रिलेशनल ऑपरेशन दैट कॉजेज टू और मोर टेबल्स विद अ कॉमन डोमेन टू बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल टेबल और व्यू। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टिप्स फॉर डेवलपिंग क्यूरीज। टिप्स क्या है इसकी, बी फेमिलियर विद द डाटा मॉडल, ठीक है। डाटा मॉडल में क्या एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। फेमिलियर रहना अपने डाटा मॉडल्स के साथ, ठीक है। अंडरस्टैंड द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। नो द एट्रीब्यूट्स डिज़ायर्ड इन रिजल्ट, ठीक है, कि आपने जो इसके रिजल्ट के एट्रीब्यूट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द एंटिटीज़ दैट कंटेन डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। आपने जो है इन डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट्स की जो है इनकी एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई भी करना है, ठीक है। रिव्यू DRD, कंस्ट्रक्ट अवेयर इक्वालिटी फॉर ईच लिंक, फाइन ट्यून विद ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉजेज इफ़ नीडेड, कंसिडर द इफेक्ट ऑन यूजुअल डाटा इंटेग्रिटी ऑफ लॉजिक, डू नॉट ट्रांसलेट। तो ये जो है कुछ टिप्स हैं क्यूरीज़ को डेवलपिंग के लिए, ठीक है, डेवलप करने के लिए। Ensuring transaction integrity violations can occur when a message is altered while in transit between the sender and receiver, ठीक है। Integrity violations can occur whenever a message is altered, ठीक है। जब कोई मैसेज होता है वो जो altered हो जाता है, ठीक है, while it in transit between the sender and receiver, मतलब सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो मैसेजेस होते हैं, ठीक है, उसकी वायलेशन के लिए, ठीक है, ये होता है इंटेग्रिटी वायलेशन। इंश्योरिंग ट्रांजैक्शन इंटेग्रिटी, टू सेपरेट एल्गोरिदम्स आर अप्लाइड टू अ मैसेज, ठीक है, दो एल्गोरिदम है, ठीक है, वो यूज़ होते हैं। नंबर 1 इज़ हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या है, अगर आपकी डेटाबेस स्ट्रक्चर बहुत बड़ी है, ठीक है, आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आपको मुश्किल होगा कि आप सर्च कर सकें सारी इंडेक्स वैल्यूज़ को, ठीक है। जो लेवल हैं, जितने भी लेवल्स हैं, वहाँ पे सर्चिंग इंडेक्स वैल्यूज़ के लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आप जो हैं डेस्टिनेशन डाटा ब्लॉक तक जा सकें। तो आप जो हैं अपने डिज़ायर्ड डाटा तक जाने के लिए एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसे हम हैशिंग टेक्निक कहते हैं, ठीक है, हैश फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है, ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट अपनी जो है लोकेशन के डाटा रिकॉर्ड तक जा सकें। तो हैश फंक्शन हमारे इस काम आता है। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर।
सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिग्नेचर क्या है, ठीक है। इट इज़ अ प्रूफ इन द हैंड ऑफ रिसीवर, मतलब कि रिसीवर के हैंड में प्रूफ आ जाता है कि जो प्रूफ आपको मिला है इट इज़ कमिंग फ्रॉम करेक्ट एंटिटी, करेक्ट सोर्स और अ करेक्ट पर्सन, यानी ऑथराइज्ड पर्सन से आपको मिला है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करते हैं? सेंडर जो है मैसेज सेंड करता है, ठीक है, जो है सेंडर अपना मैसेज सेंड करना चाहता है बट रिसीवर इज़ कन्फ्यूज्ड, इनफैक्ट हाईली कन्फ्यूज्ड, ठीक है, कि ये जो मैसेज उसको मिला है वो किसी ऑथराइज्ड यूज़र से मिला है, ठीक है, जो उसके पास आया है। तो ये कंफर्म करने के लिए जो है रिसीवर ने डिजिटल सिग्नल्स का जो है एल्गोरिथम यूज़ किया, ठीक है। तो सेंडर अपनी प्राइवेट की से मैसेज सेंड करता है, ठीक है। प्राइवेट की होती है, पब्लिक की होती है। पब्लिक की जो होती है वो सेंडर के पास रिसीवर की होती है, रिसीवर के पास सेंडर की होती है। जो प्राइवेट कीज़ होती हैं वो सेंडर के पास अपनी रहेगी और जो है रिसीवर के पास अपनी रहेगी, ठीक है, वो एक दूसरे के पास नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो है अब जो है सेंडर ने जो है अपना मैसेज सेंड कर दिया प्राइवेट की से, ठीक है। अब रिसीवर ने रिप्लाई करना है। अब रिसीवर ने ये समझना है कि मैसेज किसी ऑथराइज यूज़र से आया है, तो उसको अभी ये कंफर्म नहीं है कि उसके पास जो ये मैसेज आया है वो किसी करेक्ट एट्रीब्यूट से आया है, सेंडर से आया है, ठीक है। तो उसने क्या करना है, तो रिसीवर जो है पब्लिक की यूज़ करता है, ठीक है। तो सेंडर जो है मैसेज सेंड करता है और ये इनक्रिप्ट हो जाता है टू, ठीक है, अगर ये इनक्रिप्ट हो जाता है तो ये वैलिड हो जाता है, ठीक है, वरना नहीं होता। तो ये जो मैसेज डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू आया है, तो अगर आपकी तो, तो अगर आपको जानना है कि जो आपका मैसेज जो आया है वो करेक्ट यूज़र से आया है, ठीक है, करेक्ट जगह से आया है, ऑथराइज यूज़र ने सेंड किया है, तो डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करेंगे आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जी डेटा डिक्शनरी फैसिलिटीज़। डेटा डिक्शनरी क्या होता है? वो सारी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। इसमें क्या है, सिस्टम टेबल दैट स्टोर मेटा डाटा, ठीक है, सिस्टम टेबल है वो मेटा डाटा को स्टोर करता है। यूज़र यूजुअली कैन व्यू सम ऑफ दिस टेबल्स, जो यूज़र है वो यूजुअली जो है व्यू कर सकता है टेबल्स को, ठीक है, कुछ टेबल्स को। यूज़र आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम अपडेटिंग, ठीक है, दैम, इसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो यूज़र है अपडेटिंग करने के लिए। एग्जांपल इन ओरेकल, ठीक है, ओरेकल के लिए ये एग्जांपल है DBA टेबल, यूज़र टेबल फॉर पर्टिकुलर यूज़र, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल DB अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स, description of constraints DBA user information about the user of the system. Example in Microsoft SQL Server. Sys columns table and column definitions. Sys depends object dependencies based on foreign keys. Sys permissions access permission granted to the user. SQL enhancement and extensions. इसमें क्या है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स UDT, ठीक है, सब क्लासेस ऑफ स्टैंडर्ड टाइप्स और एन ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है, इसमें सब क्लासेस ऑफ स्टैंडर्ड टाइप्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप्स। एनालिटिकल फंक्शन इसमें क्या है, फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग और OLAP, ठीक है, इसको OLAP भी कह सकते हैं। कोर मूविंग एवरेज वेरी var pop var sam persistent stored module SQL PSM capability to create programs new statement case if loop for while etc. तो इसमें क्या है, डिफरेंट लूप मतलब केस आ जाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स आएंगी केस इफ लूप फॉर वाइल एक्सेट्रा मेक SQL इनटू अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। फिर ओरेकल है, ठीक है, फिर इसमें PL SQL, PL स्टैंड्स फॉर प्रोसीजरल लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर में क्या आता है, ट्रांजैक्ट SQL। तो ये इन्हेंसमेंट और एक्सटेंशन में ये चीज़ें हैं। रूटीन्स एंड ट्रिगर्स, ठीक है, इसमें क्या है, यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम स्टोर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड सेंट्रली, ठीक है। रूटीन्स में क्या आती हैं, प्रोग्राम मॉड्यूल्स दैट एग्जीक्यूट वन ऑन डिमांड, इसमें क्या है कि मॉड्यूल्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है, ऑन डिमांड। फंक्शंस क्या है, रूटीन्स दैट रिटर्न वैल्यूज़, ठीक है, ये फंक्शंस जो हैं जो है वैल्यूज़ को रिटर्न करती हैं, टेक इनपुट पैरामीटर्स, ठीक है, और इनपुट देती हैं। प्रोसीजर्स रूटीन्स दैट डू नॉट रिटर्न वैल्यूज़, ठीक है, ये वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करती हैं, कैन टेक इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स, और ये पैरामीटर्स के जो है इनपुट और आउटपुट लेती हैं, ठीक है। ट्रिगर्स क्या है, रूटीन्स दैट एग्जीक्यूट इन
रिस्पॉन्स टू अ डाटा बेस, ठीक है। ये जो है रूटीन जो है उनको एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, डाटा बेस इवेंट्स में, ठीक है। इवेंट्स क्या है, इसकी इंसर्ट है, अपडेट है और डिलीट है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्बेडेड सिक्वल। डायरेक्ट सिक्वल इज़ रेयरली यूज, ठीक है। एम्बेडेड में क्या है, डायरेक्ट सिक्वल इज़ रेयरली यूज। यूजुअली एसक्यूएल इज़ एम्बेडेड इन सम एप्लीकेशन कोड, ठीक है। जो एम्बेडेड है वो कुछ एप्लीकेशन कोड में यूज़ होता है। वी नीड सम मेथड टू रेफरेंस एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कि हमें कुछ मेथड जो होते हैं वो यूज़ होते हैं सिक्वल स्टेटमेंट्स के लिए। बट देयर इज़ एन इंडिपेंडेंस मिसमैच प्रॉब्लम। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस मिसमैच प्रॉब्लम है, ठीक है। सो वी यूज़ कर्सर्स, ठीक है, हम कर्सर्स यूज़ करेंगे। मैनी थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन विद द इंडिपेंडेंस मिसमैच। डायनेमिक सिक्वल क्या है, यूज डायनेमिक सिक्वल टू क्रिएट अ सिक्वल स्टेटमेंट whose स्ट्रक्चर में चेंज ड्यूरिंग रन टाइम। डायनेमिक सिक्वल इज स्ट्रक्चर्ड, डायनेमिक सिक्वल क्या है, टू क्रिएट अ सिक्वल स्टेटमेंट, ठीक है। ये कोई सिक्वल जो है उसके स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है उससे स्ट्रक्चर में चेंज ड्यूरिंग रन टाइम। जिसका स्ट्रक्चर जो है जब हम कोई स्टेटमेंट को रन करते हैं, ठीक है, तो उसके ना रनिंग टाइम पे जो है वो चेंज हो जाता है। डायनेमिक सिक्वल इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड स्टोर्ड एज अ करेक्टर स्ट्रिंग विद इन द एप्लीकेशन। जो है करेक्टर स्ट्रिंग्स जो होती हैं उस फॉर्म में जो है वो ये स्टोर हो जाता है किसी भी एप्लीकेशन में, ठीक है। एसक्यूएल डायनेमिक एसक्यूएल इज़ अ एसक्यूएल स्टेटमेंट विद वेरिंग कॉलम डाटा, ठीक है, और डिफरेंट कंडीशंस विद द और विदाउट प्लेस होल्डर्स, ठीक है, ब्लाइंड वेरिएबल्स। Enables data definition, data control or session control statements to be written and executed from the PL or SQL। PL क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, या फिर SQL में, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये एनेबल कर देता है डेफिनेशन को, डाटा डेफिनेशन को, डाटा कंट्रोल्स को और इसका सेशन कंट्रोल्स को, ठीक है, स्टेटमेंट्स की, टू बी रिटन एंड एग्जीक्यूटेड फ्रॉम PL और SQL। अच्छा, इट इज़ एग्जीक्यूटेड विद नेटिव डायनेमिक सिक्वल, ठीक है। ये नेटिव डायनेमिक सिक्वल में भी एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, स्टेटस में भी, और द DBMS सिक्वल पैकेज, और DBMS सिक्वल पैकेज में भी हो सकता है। सो दिस इज़ आवर थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर ऑफ डेटाबेस, ठीक है। सो इफ़ एनीबडी हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो, मैसेज मी। थैंक यू।